Hi everyone, I am Shivani. Welcome back to the channel. This is our second video in the ecology series. If you haven't seen the first one yet, make sure to check it out. Today we are diving into second part where we will explore some more interesting and important concept of ecology. We are keeping it simple, easy to understand, just the way we like it. So grab a notebook, sit back and let's get started. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन फॉर्म में, दैट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है या उसका फंक्शन होता है वो किस तरह से होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्म इकोसिस्टम दिया था A.G. टेंसले ने, और इकोसिस्टम के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं दैट इज प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। इस तरह से हमारे पास एक इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है प्रोडक्टिविटी, मतलब इसमें जो ग्रो करते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो स्टार्टिंग में ग्रो करेंगे। देन इसके बाद हमें उनमें एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है, और जब वो डेड हो जाते हैं उनमें डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगी, एंड डिकम्पोज जब वो होते हैं या उनमें न्यूट्रिशन साइकिल जो है वो चलती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में ये 4 स्टेप जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी, और इसका यूनिट होता है इज पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, दैट इज, और इसे पर किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप की, तो प्रोडक्टिविटी वेरियस टाइप की होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहा जाता है? जो रेट ऑफ बायोमास की प्रोडक्शन जो होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्लांट जो हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो वो प्रोडक्शन करते हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज रेट ऑफ टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्लांट्स। तो प्लांट ने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो टोटल फूड की प्रोडक्शन की होती है दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल 100 kg ग्लूकोज की फॉर्मेशन अगर उनकी प्रोडक्शन में हुआ है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है उसमें 100 kg ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इसी में अगर हम आगे डिस्कस करें तो क्योंकि प्लांट जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उससे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनती है। देन प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो ग्लूकोज उन्होंने बनाया होता है उसका ब्रेक डाउन होता है ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से वो यूज भी करते हैं उस फूड को। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल फूड है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है जितना वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में उस फूड का पार्ट यूज कर लेते हैं। देन जो फूड बचता है उसे कहा जाता है एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है इसे फिर यूज करते हैं कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल 100 किलो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है और 10 किलो जो है 10 kg ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन में यूज होता है। देन 90 जो किलो ग्लूकोज जो लेफ्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज द एक्चुअल बायोमास विच इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जिसे फिर कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉफ्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कब कैसे बनती है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास बाय द कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉफ। क्योंकि ये तो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया है प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं वो बायोमास दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन कंज्यूमर होते हैं वो खुद भी तो फॉर्मेशन ऑफ बायोमास करते हैं, उनमें भी तो प्रोसेसिंग होती है जिससे कि प्रोडक्शन रेट उनमें भी बढ़ता है। न्यू बायोमास की फॉर्मेशन जो होती है दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास बाय द कंज्यूमर एंड हेटेरोट्रॉफ। जो हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर ने प्रोडक्शन किया है बायोमास का उसे कहा जाता है फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं दैट इज फूड चेन एंड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन का मतलब होता है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन अनदर इज कॉल्ड एज फूड चेन। सीरीज में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को जो खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। एंड ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन द फूड चेन, ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन होती है फूड चेन में उसे कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल, और ये वेरियस टाइप के होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडिंग स्टेट किसे कहा जाता है या स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहा जाता है। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट या मिनरल्स पर एरिया पर टाइम में जो होते हैं, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। एंड स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास पर एरिया पर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप की होते हैं? तो दो तरह की फूड चेन होती है। फर्स्ट इज द ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकंड वन इज द डिट्राइटस फूड चेन। पहले हम ग्रेजिंग फूड चेन को डिस्कस करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन होती है स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसमें हमेशा ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं या इस चेन को स्टार्ट करते हैं। इनमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर लाइट का यूज ये करके फूड की फॉर्मेशन करते हैं। मेजर कंड्यूक्ट ऑफ एनर्जी इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब इनमें जो मेजर चैनल होता है एनर्जी का वो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो होता है। अब सेकंड हम बात करते हैं डिट्राइटस फूड चेन की। डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है डिकम्पोजिशन ऑफ अर्थवर्म या डिकम्पोजर से ये स्टार्ट होती है। डिकम्पोजिशन से जो स्टार्ट होती है दैट इज डिट्राइटस फूड चेन। एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल डिकम्पोजर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये डिकम्पोजर जो होते हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, उनसे ये स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो डेट्राइटस होता है। डेड मटेरियल जो है वो इनमें सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो मेजर कंड्यूक्ट ऑफ एनर्जी इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो ये जो इसमें मेजर जो चैनल होता है एनर्जी का वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है। नोट में हम लर्न करेंगे डिट्राइटस फूड चेन में कनेक्ट विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। जो डिट्राइटस फूड चेन होती है वो बाद में जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन के साथ ही कनेक्ट होती है। किस तरह से कनेक्ट होती है? फॉर एग्जाम्पल डेड ऑर्गेनिज्म है तो डिट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। डेड ऑर्गेनिज्म उन पे फीड ऑन करते हैं अर्थवर्म, और अर्थवर्म पे फीड ऑन करता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, एंड स्नेक को वल्चर खाते हैं। इसी तरह से जो डेड ऑर्गेनिज्म से लेकर फ्रॉग तक जो फूड चेन होती है वो डिट्राइटस फूड चेन है। लेकिन फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को वल्चर खा रहा है, दैट इज द ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये डिट्राइटस फूड चेन भी आगे चलकर जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन ही या ग्रेजिंग फूड चेन में ही वो कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन को। और ग्रेजिंग फूड चेन भी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज प्रीडेटरी फूड चेन एंड सेकेंड वन इज द पैरासिटिक फूड चेन। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो इनमें फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर ही होते हैं, प्लांट से ही ये स्टार्ट होती है। फर्स्ट प्रोसेस इसमें हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है और सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। प्रीडेटरी फूड चेन की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है एंड लार्जर ऑर्गेनिज्म तक चलती है। और पैरासिटिक फूड चेन की बात करें तो लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म तक हमें देखने को मिलती है। पैरासिटिक फूड चेन में आता है ट्री इकोसिस्टम। इस तरह से कंपैरेटिवली अगर हम दोनों फूड चेन को बात करें, ये दोनों जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन है। फर्स्ट इसमें हम प्रेडेटरी फूड चेन की बात करें है, इसमें ग्रास इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम आते हैं। फर्स्ट हम ग्रास इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से मूव होते हुए लार्जर ऑर्गेनिज्म तक ये देखने को मिलता है। तो इसमें जो ग्रासेस होते हैं वो हमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिलते हैं। ग्रासेस, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और साइज जो है वो कम होता है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं इंसेक्ट्स, एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉग, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे स्नेक, एंड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे वल्चर्स। अगर हम इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमें देखने को मिलता है ग्रास इकोसिस्टम, और ये प्रीडेटरी फूड चेन का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम बात करते हैं पैरासिटिक फूड चेन, और पैरासिटिक फूड चेन में आता है ट्री इकोसिस्टम। और ट्री इकोसिस्टम में ये लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर स्मॉलर में देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिक लेवल 1 पे हमें देखने को मिलता है ट्री, जो कि ऑटोट्रॉफ से ये स्टार्ट होता है। दोनों इकोसिस्टम जो है वो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होते हैं। तो ट्री जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, देन उसमें बर्ड्स जो हैं वो रहते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं। थर्ड पैरासाइट्स ग्रो करते हैं, एंड देन इसके बाद डिकम्पोजर या हाइपरसाइट जो हैं वो हमें
नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो ट्री है वो एक है, देन बर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर पैरासाइट इंक्रीज हो रहे हैं और डिकम्पोजर फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साइज जो है वो साइज में स्मॉल होते हैं। ट्री का साइज बहुत बड़ा होता है और डिकम्पोजर का साइज बहुत छोटा होता है। तो लार्जर से स्टार्ट होके ये स्मॉलर तक मूव करता है। ये है पैरासिटिक फूड चेन। और ये पैरासिटिक फूड चेन जो है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है इन्वर्टेड। ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये इन्वर्टेड एक स्ट्रक्चर होता है। तो इन्वर्टेड फूड चेन होती है। पैरासिटिक फूड चेन जो है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड है। और ग्रेजिंग फूड चेन का ये एग्जाम्पल है या टाइप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर, तो वो भी हमें देखने को मिलता है इसमें इन्वर्ट। इसी तरह से पैरासिटिक फूड चेन जो है उसका एग्जाम्पल ट्री इकोसिस्टम होता है और वो भी इन्वर्टेड होता है। एंड पिरामिड ऑफ नंबर भी इन्वर्टेड होता है, ये भी ट्री इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ट्रॉपिक लेवल की, तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। इस तरह से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स से जो प्रोड्यूस किया होता है उसको कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं कंज्यूमर और ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और इन्हें जो कंज्यूम करते हैं, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, देन फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं क्वाटनरी कंज्यूमर। इसी तरह से प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से फूड की प्रोसेसिंग करते हैं। देन उन्हें जो कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर। एंड हर्बीवोर को जो कंज्यूम करते हैं दैट इज प्राइमरी कार्निवोर्स, और प्राइमरी कार्निवोर्स को जो कंज्यूम करते हैं दैट इज सेकेंडरी कार्निवोर्स, एंड सेकेंडरी कार्निवोर को जो कंज्यूम करते हैं दैट इज टर्शरी कार्निवोर। तो इस तरह से हमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट दिया है एल्टन ने। इन्हें एल्टेनियन पिरामिड्स कहते हैं। अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड हमें इस तरह से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उन्हें हम पिरामिड कहते हैं। और पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं दो तरह के, अपराइट भी पिरामिड देखने को मिलते हैं एंड इस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड तीन तरह से हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमें तीन तरह के देखने को मिलते हैं, अपराइट, सेकंड इज द स्पिंडल शेप एंड थर्ड इज द इन्वर्टेड। फर्स्ट अपराइट की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एंड सेकंड हम स्पिंडल शेप की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। एंड इन्वर्टेड हमें देखने को मिलता है ट्री इकोसिस्टम में। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। अपराइट में हम जो एग्जांपल डिस्कस करते हैं दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आते हैं ग्रास इकोसिस्टम और एक्वेटिक में आता है पॉन्ड इकोसिस्टम। फर्स्ट हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में ग्रास इकोसिस्टम, जिसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट इज द ग्रास एंड सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉग एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे स्नेक एंड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे वल्चर्स। इस तरह से ये सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इनके नंबर की बात करें तो ग्रास का नंबर ज़्यादा होता है, देन इंसेक्ट्स का नंबर उससे कम, देन फ्रॉग का नंबर उससे कम एंड स्नेक का नंबर उससे कम एंड वल्चर्स का उससे कम नंबर देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो फिर पिरामिड की फॉर्मेशन होती है ये इस तरह से अपराइट हमें देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल या ग्रास इकोसिस्टम। और एक्वेटिक की अगर हम बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्लांट्स होते हैं। ये जो इकोसिस्टम होता है ये ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ग्रासेस हमें देखने को मिलते हैं ग्रास इकोसिस्टम में, और पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद हमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जू प्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे स्मॉल फिशेस, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे लार्ज फिशेस एंड देन फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो इनका भी जो नंबर है वो सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा, देन जैसे ही हम लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचते हैं तो नंबर जो है वो डिक्रीज करता है। तो नंबर जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाते ही डिक्रीज करता है
और साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ये हमें देखने को मिलता है अपराइट इकोसिस्टम। सेकेंड हम बात करते हैं स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है और इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हम बात करते हैं इन्वर्टेड इकोसिस्टम। इन्वर्टेड हमें देखने को मिलता है ट्री इकोसिस्टम। तो अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करें, इस तरह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्री, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे बर्ड एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पैरासाइट एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे डिकम्पोजर। और अगर हम इनके नंबर की बात करें तो ट्री का नंबर जो अगर 1 है तो बर्ड्स उससे ज़्यादा है एंड पैरासाइट जो है उससे ज़्यादा है एंड डिकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज करता है, इसलिए ये इन्वर्टेड जो स्ट्रक्चर होता है या इन्वर्टेड ये पिरामिड हमें देखने को मिलता है। तो ट्री इकोसिस्टम जो है वो पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड हमें देखने को मिलता है। इस तरह से ये एग्जाम्पल जो हैं पिरामिड ऑफ नंबर के हैं। और फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो स्पिंडल शेप हमें देखने को मिलता है। कि स्पिंडल शेप इसलिए होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्री या प्लांट्स होते हैं एंड सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोर्स होते हैं एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कार्निवोर्स होते हैं। अगर नंबर की बात करें तो ट्री का नंबर कम होता है और हर्बीवोर का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। देन कार्निवोर का नंबर भी कम देखने को मिलता है। देन इसमें जो फॉर्मेशन होती है, इस तरह से अर्न शेप फॉर्मेशन या स्पिंडल शेप फॉर्मेशन इसकी हमें देखने को मिलती है, इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो स्पिंडल शेप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास के बेसिस पे पिरामिड जो है वो 2 तरह के होते हैं। अपराइट भी हमें देखने को मिलता है एंड इन्वर्टेड भी हमें देखने को मिलता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट मोस्टली हमें देखने को मिलता है ग्रास जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है एंड ट्री इकोसिस्टम है वो भी अपराइट ही होता है इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। और इन्वर्टेड हमें देखने को मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम या लेक इकोसिस्टम, वो इन्वर्टेड देखने को मिलता है पिरामिड ऑफ बायोमास का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड का, जिसमें कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रासेस होते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे इंसेक्ट्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉग, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे स्नेक एंड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे वल्चर्स। अगर हम इनके बायोमास की बात करें तो ग्रास का जो बायोमास है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, इंसेक्ट्स का फिर कम होता है, फ्रॉग का उससे कम होता है एंड स्नेक का बायोमास जो है उससे कम एंड वल्चर्स का सबसे कम देखने को मिलता है। इस तरह से जो पिरामिड फिर बनता है पिरामिड ऑफ बायोमास वो अपराइट हमें देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल में। और ट्री इकोसिस्टम में भी बायोमास जो है वो हमें अपराइट ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ट्री की बात करें तो ट्री हमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्री देखने को मिलता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे बर्ड्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पैरासाइट और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे डिकम्पोजर। अब अगर हम बायोमास ट्री की बात करें तो ट्री का जो बायोमास है वो बहुत ज़्यादा होता है और डिकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत माइन्यूट वो होते हैं, तो उनका बायोमास बहुत कम होता है। इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास ट्री इकोसिस्टम का भी अपराइट ही हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड जो बायोमास होता है वो पॉन्ड इकोसिस्टम का होता है या लेक इकोसिस्टम का होता है। इसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं एंड सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे फिर जू प्लैंक्टन्स एंड थर्ड पे स्मॉल फिशेस एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे लार्ज फिश। इसी तरह से अगर हम कंपेरेटिवली अगर इनको देखें तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो बहुत माइन्यूट होते हैं और लार्ज फिशेस जैसे कि शार्क हो गया तो वो बहुत बड़े साइज की होती हैं। इसलिए इसमें पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो हमें पॉन्ड इकोसिस्टम का इन्वर्टेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पिरामिड की बात करें दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ऑलवेज अपराइट ही हमें देखने को मिलता है। इसमें हमेशा अपराइट ही होता है एनर्जी का जो पिरामिड होता है। और इसके लिए एक लॉ भी है दैट इज लिंडमैन्स लॉ। और इस लॉ के अकॉर्डिंग 10% ऑफ एनर्जी जो है वो पास होती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जैसे ही मूव करते हैं तो 10% एनर्जी ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की सेकंड ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है और सेकंड ट्रॉपिक लेवल की थर्ड ट्रॉपिक लेवल में भी 10% एनर्जी जो होती है वही ट्रांसफर होती है। दैट इज नोन एज 10% लॉ या लिंडमैन्स लॉ इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास हमने अपराइट भी डिस्कस किए हैं एंड इन्वर्टेड भी डिस्कस किए हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज ही अपराइट ही देखने को मिलता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हमने देखा था ट्री इकोसिस्टम में और पिरामिड ऑफ बायोमास हमने इन्वर्टेड देखा था पॉन्ड इकोसिस्टम में। इस तरह से ये हमें लर्न भी करने होंगे ताकि इनसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्रॉपिक लेवल 1 पे जो एनर्जी है दैट इज
1000 किलो जूल जो है ट्रॉपिक 1 पे एनर्जी है, तो ट्रॉपिक लेवल 5 पे कितनी एनर्जी होगी। अगर हम इसे निकालें तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 5 तक हम ट्रॉपिक लेवल लेते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे अगर 1000 किलो जूल एनर्जी है तो उसका 10% जो है वो सेकंड में ट्रांसफर होगा, उसका 10% दैट इज 100 किलो जूल, और फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में उसका 10 जाएगा, तो 100 का 10% दैट इज 10 किलो जूल, देन 10 का 10% दैट इज 1 किलो जूल, एंड 1 किलो जूल का 10% दैट इज 0.1 किलो जूल। तो 0.1 किलो जूल जो है एनर्जी दैट इज इन द ट्रॉपिक लेवल 5 पे देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, टर्शरी जो कंज्यूमर होते हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है। तो ट्रॉपिक लेवल 1 पे प्रोड्यूसर आते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पर हमें देखने को मिलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है दैट इज 1 किलो जूल। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम का जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ डेड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना डेड मटेरियल को, या मिनरल में उनकी फॉर्मेशन करना, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई, और बाय द हेल्प ऑफ सैप्रोफाइट्स अर्थवर्म की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। तो इसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन का दैट इज डिट्राइटस। डिट्राइटस मतलब कि डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल पार्ट्स को कहा जाता है डिट्राइटस, और इस डिट्राइटस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म में, या मिनरल्स की फॉर्मेशन इससे की जाती है। तो ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं वेरियस स्टेप्स। इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप। फर्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज कैटाबॉलिज्म, थर्ड इज लीचिंग, फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन, एंड फिफ्थ इज मिनरलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है लार्ज डेट्राइटस इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर डेट्राइटस विद द हेल्प ऑफ सैप्रोफाइट। अर्थवर्म की वजह से जो लार्ज डेट्राइटस होता है उसको सिंपल डेट्राइटस में चेंज करना इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड स्टेप इज द कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है लार्ज ऑर्गेनिक पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर इनऑर्गेनिक पार्ट विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई की हेल्प से लार्ज ऑर्गेनिक पार्ट को कन्वर्ट करना स्मॉलर इनऑर्गेनिक पार्ट में, उसे कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। थर्ड स्टेप इज लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन इनऑर्गेनिक मैटर गो डीप इनटू द सॉइल हॉरिजन एंड प्रेसिपिटेटेड कॉल्ड एज लीचिंग। मतलब कि प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल ड्यूरिंग द परकुलेशन, उसे कहा जाता है लीचिंग। नेक्स्ट स्टेप इज द ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन है फोर्थ स्टेप, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस देखने को मिलता है, और उसे कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन। तो अभी तक हमने देखा कि जो डेट्राइटस होता है या लिटर होता है, प्लांट पार्ट होता है, अनडिकम्पोज जो पार्ट होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है पार्शली डिकम्पोज्ड में, जिसे हम डफ कहते हैं, एंड दिस डफ इज कन्वर्टेड इनटू द कंप्लीटली डिकम्पोज्ड पार्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर या सैप्रोफाइट की हेल्प से इसे कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमस में। अब जो ह्यूमस जो बन जाता है, अब इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का असर नहीं होता है, मतलब कि ये रेसिस्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये फर्दर कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता। तो ह्यूमस की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये डार्क कलर का होता है, अमरफस सब्सटेंस होता है, जैसे कि आटा का बुरादा होता है, बुरा होता है, उसी की तरह ये डार्क कलर अमरफस सब्सटेंस होता है, माइक्रोब रेसिस्टेंट होता है, रिजर्वायर ऑफ मिनरल इसे कहा जाता है। देन इसके बाद मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं दैट इज फास्ट अगर डिकम्पोजिशन होनी है या स्लो डिकम्पोजिशन। फास्ट डिकम्पोजिशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक कंडीशन इसमें रिक्वायर्ड होती है, तब डिकम्पोजिशन फास्ट होती है। स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू एन एरोबिक कंडीशन की वजह से होती है। फास्ट डिकम्पोजिशन के लिए हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, एंड स्लो डिकम्पोजिशन होती है लो टेम्परेचर में। फास्ट डिकम्पोजिशन के लिए अगर डेट्राइटस जो है वो नाइट्रोजन सब्सटेंस रिच है या प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है तो उनमें फास्ट डिकम्पोजिशन होती है। स्लो डिकम्पोजिशन हमें देखने को मिलती है अगर डेट्राइटस रिच हो, लिग्निन रिच अगर डेट्राइटस हो तो उनमें हमें देखने को मिलती है दैट इज स्लो डिकम्पोजिशन। सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एंड फोर्थ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसे बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। और ये दो तरह की होती है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल की अगर हम बात करें तो गैसियस साइकिल का जो रिजर्वायर होता है वो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में ये गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन या नाइट्रोजन, कार्बन जो है वो 0.04% होती है, नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है, एंड 23% जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्होंने कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल गैसीय साइकिल में डिस्कस की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, दैट इज द सेडिमेंट्री साइकिल, और जिसमें कि फॉस्फोरस एंड सल्फर को एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। रिजर्वायर सेडिमेंट्री साइकिल का जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं या क्रस्ट होती है अर्थ की, या जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो इसका रिजर्वायर होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं। लेकिन जो सल्फर साइकिल होती है वो दोनों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है सल्फर, एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द रॉक्स में भी ये प्रेजेंट होती है। अब हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं गैसियस साइकिल, एंड गैसियस साइकिल में भी हम डिस्कस करते हैं दैट इज नाइट्रोजन साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल हमने ऑलरेडी मिनरल के चैप्टर में भी डिस्कस किया है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन पूल इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर को, क्योंकि 78% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इस नाइट्रोजन को बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें कि हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में जो है इसको फिक्स किया जाता है, उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और दूसरा, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो बिजली कड़कती है या थंडरस्टॉर्म होता है, तो ये नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट। NO2 को नाइट्राइट कहा जाता है एंड NO3 को कहा जाता है नाइट्रेट। इस तरह से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म में इस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को। देन ये अमोनिया भी नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। ये सारी नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन सॉइल नाइट्रोजन पोल में प्रेजेंट है। देन इस नाइट्राइट एंड नाइट्रेट को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन गैस में, उसे कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रोजन फिर से नाइट्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि सॉइल में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, तो इसे अपटेक किया जाता है सॉइल से। प्लांट भी इस सॉइल से इस नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं, और इनमें सबसे जो बेस्ट अपटेक किया जाता है या मैक्सिमम अपटेक किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ NO3 किया जाता है, नाइट्रेट की फॉर्म में किया जाता है। देन NO4 अमोनियम आयन की, NH4 अमोनियम आयन की फॉर्म में उसके बाद किया जाता है, एंड लिस्ट अपटेक किया जाता है प्लांट के थ्रू, दैट इज नाइट्राइट। NO2 की फॉर्म में है, प्लांट जो है वो लिस्ट अपटेक करते हैं इस नाइट्रोजन को। देन प्लांट बायोमास में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। देन इस प्लांट को कंज्यूम करते हैं एनिमल, तो एनिमल बायोमास में भी हमें फिर नाइट्रोजन देखने को मिलती है। जैसे ही एनिमल जो है वो डेड होते हैं या प्लांट जो है वो डेड होते हैं, उसकी डेट्राइटस की फॉर्म होती है, एंड डेट्राइटस को कन्वर्ट किया जाता है इन अमोनिया बाय अमोनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर ये होता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन जो है फिर से अमोनिया फॉर्म करती है, अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रेट बनते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रोजन बनती है, फिर से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलती है। और इस साइकिल को चलने के लिए जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं दैट इज अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने बात की कि अमोनिफिकेशन होती है। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया की फॉर्मेशन होना, और ये अमोनिया की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है जो डेड डिकेइंग मैटर होता है प्लांट एंड एनिमल का, जिसे हम डेट्राइटस कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है इनटू अमोनियम आयन एंड अमोनिया में। इस तरह से डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनकी अमोनिफिकेशन होती है, अमोनिया और अमोनियम आयन में वो फॉर्म होते हैं बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और जो ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया या डिकम्पोजर होते हैं वो इसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें बैक्टीरिया आते हैं बैसिलस बैक्टीरिया जो रॉड शेप होते हैं, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइक्वाइड्स एंड बैसिलस वल्गैरिस। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं जो डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं और इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को अमोनियम आयन या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और फंजाई की बात करें तो इसमें आती हैं
डिट्यूरोमाइसिटीज जो क्लास होती है उसकी फंजाई दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई, जिसे डस्टबिन ऑफ फंजाई भी कहा जाता है। तो ये डिकम्पोजर होते हैं जो इसे अमोनियम आयन या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड जो स्टेप होता है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। अब जो अमोनिया बन गया है या अमोनियम आयन फॉर्म हुए हैं उनका कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में उनका कन्वर्जन, सबसे पहले अमोनियम आयन जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं, NO2 में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, NO3 में। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें अमोनियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोबैक्टर। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। देन इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है जिसमें कि नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर की बैक्टीरिया की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। तो इस तरह से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें अमोनियम आयन फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रेट में। देन इसके बाद थर्ड प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है दिस नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो फाइनली कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रोजन गैस, और फिर ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इन्हें कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया वो दो तरह के होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आते हैं सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एंड माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, या हिट्रोट्रॉफिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, या ऑटोट्रॉफिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और इसे फिक्स करने के लिए वेरियस प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी किया जाता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, जैसे बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और उसमें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। देन जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है नाइट्राइट, फॉर्मेशन ऑफ HNO2 की फॉर्मेशन होती है, एंड ये नाइट्रेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HNO3 की फॉर्मेशन होती है। एंड जो रेन होती है उसके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है, और ये एसिड रेन जब मिट्टी में जाती है, सॉइल में चली जाती है, वहाँ डिसोशिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में ये डिसोशिएट होती है एंड यूज की जाती है बाय द प्लांट्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन जो है या नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होती है। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज में ये की जाती है, जिसमें कि नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। दिस अमोनिया इज फर्दर रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जो यूरिया खाद बनती है वो इंडस्ट्रीज में बनती है। इस तरह से ये यूरिया फिर सॉइल में दी जाती है, और सॉइल में ये डिसोशिएट होती है इनटू द अमोनिया की फॉर्मेशन में। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर की जाती है। थर्ड हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वर्क करते हैं, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं उन पे वर्क करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द लेगुमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्स कर, और ये लेगुमिनस प्लांट इसे शेल्टर देता है रहने के लिए बैक्टीरिया को, जिसमें इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सेकंड इसमें एग्जांपल है नॉन लेगुमिनस प्लांट भी, जो फ्रेंकिया बैक्टीरिया होता है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, और ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ये बैक्टीरिया। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल की। सेडिमेंट्री जो साइकिल होती है उसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस साइकिल का। फॉस्फोरस साइकिल का रिजर्वायर होता है लिथोस्फीयर, मतलब कि रॉक या अर्थ क्रस्ट में ये फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेडिमेंट जो है
रॉक या लिथोस्फीयर में ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से रॉक में जो है हमें देखने को मिलता है फॉस्फोरस पूल, रॉक में प्रेजेंट है फॉस्फोरस। लेकिन जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से ये सॉइल पूल में चला जाता है। अब सॉइल में जब फॉस्फोरस चला गया है, ये रन ऑफ करता है इन द ओशन, ओशन में भी चला जाता है, या ये सॉइल से अपटेक किया जाता है बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स में फिर फॉस्फोरस चला गया है, प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। अब प्लांट जब इन प्लांट का अपटेक करते हैं एनिमल, तो एनिमल में भी फॉस्फोरस फिर चला जाता है। देन इसके बाद प्लांट की या एनिमल की जो डेथ होती है, डेथ के बाद जो डेट्राइटस बनता है उसकी डिकम्पोजिशन होती है और फिर से वो सॉइल में चला जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। और ओशन में भी ये ओशन के बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करता है और फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस रॉक के पूल में फिर से प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो देखने को हमें मिलती है। नोट में हम लर्न करते हैं जो सल्फर साइकिल होती है वो माना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, क्योंकि सल्फर साइकिल हम डिस्कस करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल में कि रॉक में प्रेजेंट होती है, लिथोस्फीयर इसका रिजर्वायर होता है। लेकिन सल्फर जो होती है वो गैसियस साइकिल होती है। सल्फर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसके बाद जो है वो गैसेस की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, रिलीज इनटू SO2 की फॉर्म में ये रिलीज होती है। तो ये गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। इस तरह से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर जो है वो सल्फर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर दो तरह के होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर एंड मेराइन इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड पोलर। फॉरेस्ट में भी आते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। देन उसके बाद डेजर्ट एंड थर्ड हमें देखने को मिलते हैं ग्रास। तो ग्रासेस में आते हैं जैसे सवाना हो गया, पेरीज हो गया, या स्टेप्स हो गया, या पैम्प हो गया। एंड फोर्थ हम देखने को मिलता है टुंड्रा एंड फिफ्थ दैट इज द पोलर। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो तरह का होता है, दैट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज द मेराइन वाटर इकोसिस्टम एंड थर्ड इज द यू स्ट्रेन। ये यू स्ट्रेन जो होता है इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द रिवर एंड द ओशन। जहाँ पर रिवर जो है वो ओशन से मिलती है उस जोन को कहा जाता है यू स्ट्रेन। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी को कहा जाता है दैट इज लिम्नोलॉजी। और फ्रेश वाटर में भी हम डिस्कस करते हैं दैट इज रनिंग वाटर एंड स्टैंडिंग वाटर। रनिंग वाटर को कहा जाता है लोटिक वाटर, जो कि फ्लोइंग वाटर होता है। ये हमें देखने को मिलता है रिवर में, स्ट्रीम्स में, दैट इज लोटिक वाटर। जो रनिंग वाटर होता है या फ्लोइंग वाटर होता है वो हमें देखने को मिलता है रिवर एंड स्ट्रीम्स में। सेकंड हम बात करते हैं स्टैंडिंग वाटर। और स्टैंडिंग वाटर का मतलब होता है जो स्टिल वाटर है, खड़ा हुआ जो पानी होता है उसे कहा जाता है स्टैंडिंग वाटर, या इसे हम लैंडिंग इकोसिस्टम कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है पॉन्ड एंड लेक में। सेकेंड जो हमने डिस्कस किया दैट इज द मेराइन इकोसिस्टम। और मेराइन इकोसिस्टम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है ओशन में। 70% ऑफ अर्थ का जो वाटर है वो सी और ओशन में हमें देखने को मिलता है। तो मेराइन इकोसिस्टम जो है वो सी एंड ओशन में हम देखते हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज लैंटिक इकोसिस्टम। एंड लैंटिक इकोसिस्टम जो है वो स्टिल वाटर इकोसिस्टम होता है, या स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम को कहा जाता है लैंटिक इकोसिस्टम। एंड लैंटिक इकोसिस्टम में एग्जांपल है लेक इकोसिस्टम का। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेक है जिसमें कि पानी जो है वो स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ पानी है। तो इसमें हमें डिफरेंट जोन जो है वो देखने को मिलती है। किनारे के पास जो हमें जोन देखने को मिलती है उसे कहा जाता है लिटोरल। फर्स्ट हम लिटोरल जोन के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये इसमें हमें रूटेड प्लांट इस जोन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पिस्टिया हो गया जिसे वाटर लेटस कहा जाता है, एकॉर्निया जिसे वाटर हाइकेंथ, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ट्रैपा जिसे सिंघाड़ा कहा जाता है, वाटर कैशनट इसे कहा जाता है, या फिर नीलम्बो जिसे हम लोटस कहते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं इस लिटोरल जोन में। जो किनारे की ये जोन होती है, लेक के किनारे की जो जोन होती है उसे कहा जाता है लिटोरल जोन। और इसमें हमें ऑटोट्रॉफिक एंड हिटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफ्स इसमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली इसमें ऑटोट्रॉफ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद हम सेकंड जोन की बात करते हैं जिसे कहा जाता है लिमेंटिक जोन। लिमेंटिक जोन जो हमें देखने को मिलती है, जो ओपन जो फेस होता है लेक का
उसमें हमें देखने को मिलती है ये लिमेंटिक जोन। देन लिमेंटिक जोन से नीचे बिल्कुल बॉटम में जो देखने को मिलता है दैट इज बेंथिक जोन। बेंथिक जोन जो होती है वो बॉटम में देखने को मिलती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉफ्स ही प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लाइट जो है इस जोन तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। एंड लिमेंटिक और बेंथिक जोन के बीच में हमें देखने को मिलती है दैट इज प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में लाइट पेनिट्रेट तो करती है लेकिन इसमें भी हेटरोट्रॉफ्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेरेटिवली ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इस जोन में भी लेकिन हेटरोट्रॉफ्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब वन बाय वन हम इन जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। लिटोरल जोन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये क्लोजेस्ट टू द शोर होती है। रूटेड प्लांट इसमें प्रेजेंट होते हैं, पिस्टिया, इकॉर्निया, ट्रैपा एंड निलोम्बो। सेकेंड जोन की अगर हम बात करें दैट इज द लिमेंटिक जोन। लिमेंटिक जोन जो है वो किनारे से दूर हमें देखने को मिलती है, अवे फ्रॉम द शोर होती है। इसमें प्लैंकटन रिच ये जोन होती है। प्लैंकटन का मतलब है फ्री फ्लोटिंग इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है प्लैंकटन्स। ये प्लैंकटन्स भी दो तरह के होती हैं, फाइटोप्लैंकटन्स एंड जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन्स का मतलब होता है जिसमें कि प्लांट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल डायटम। एंड जूप्लैंकटन्स में आते हैं एनिमल्स जैसे कि क्रस्टेशियन लार्वा जो है वो जूप्लैंकटन्स हैं और ये फ्री फ्लोटिंग होता है, इसमें कोई भी लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड जोन की बात करें दैट इज प्रोफंडल जोन। बिलो द लिमेंटिक जोन ये जोन प्रेजेंट होती है। इसमें हेटरोट्रॉफ्स जो है वो देखने को मिलते हैं ज़्यादा कंपेरेटिवली ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी हैं लेकिन हेटरोट्रॉफ्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है चिरोनोमस लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है। फोर्थ जोन की अगर हम बात करें दैट इज द बेंथिक जोन। एंड बेंथिक जोन जो है वो बॉटम जोन होती है। बिलो द प्रोफंडल जोन ये प्रेजेंट होती है। इसमें बॉटम ड्वेलर्स या बेंथोस इसमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टारफिश हो गया, क्रैब्स हो गया एंड स्नेल इस जोन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्लैंकटन। फ्लोट अलोंग विद द वाटर करंट, जो कि पानी के बहाव के साथ ही फ्लो करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लैंकटन। इनमें लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, नो लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। प्लैंकटन्स दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स एंड जूप्लैंकटन्स। फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल है दैट इज डायटम एंड जूप्लैंकटन्स का एग्जाम्पल होता है क्रस्टेशियन लार्वा। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं दैट इज नेक्टन्स। नेक्टन जो होते हैं फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। इनमें लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। और नेक्टन की अगर बात करें तो ये प्लांट के केस में इन्हें कहा जाता है फाइटोनेक्टन्स एंड इन केस ऑफ एनिमल इन्हें कहा जाता है जूनेक्टन्स। फाइटोनेक्टन्स का एग्जाम्पल है डाइनोफ्लेजलेट। डाइनोफ्लेजलेट में फ्लेजला होते हैं लोकोमोशन के लिए एंड इसमें सेकंड एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों होते हैं फाइटोनेक्टन्स। एंड जूनेक्टन्स जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे जेलीफिश जिसे ऑरेलिया कहा जाता है, इसमें भी लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें हम नेक्टन्स कहते हैं। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज न्यूस्टन। एंड न्यूस्टन वो होते हैं ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। पानी और एयर के बीच के इंटरफेस में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है नेक्टन। इस तरह से एयर एंड वाटर का जो इंटरफेस होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है न्यूस्टन। एंड न्यूस्टन भी दो तरह के होते हैं, एपीन्यूस्टन एंड हाइपोन्यूस्टन। Epineusten, these organisms live on or above the water surface are known as epineusten और इसके एग्जाम्पल हैं वाटर स्ट्राइडर जिसे गैरिस कहा जाता है, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हाइपोन्यूस्टन जो होते हैं द ऑर्गेनिज्म विच आर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो लार्वा या इसके अदर एग्जाम्पल दैट इज हाइड्रोजोआ, मोलस्का एंड सम क्रेस्टेशियन आते हैं। नेक्स्ट टर्म दैट इज बेंथोस। बेंथोस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज द बॉटम ड्वेलर ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बेंथोस, जिसमें एग्जाम्पल है क्रैब्स, स्टारफिश, एम्फियोक्सिस एंड स्नेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज प्लेजिक। प्लेजिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फाउंड इन द ओपन सी वाटर, जो ओपन सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्लेजिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूना फिश एंड शार्क जो हैं वो प्लेजिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन।
स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, और ये हमें देखने को मिलती है लेंटिक इकोसिस्टम में। जो स्टिल वाटर होता है, स्टैंडिंग जो वाटर होता है, उसमें ही हमें लेयरिंग देखने को मिलती है। क्योंकि अगर फ्लोटिंग वाटर होगा तो उसमें तो लेयरिंग नहीं बनेगी। पानी जो है वो अगर बह रहा है तो उसमें हमें गर्म, ठंडा और इस तरह से लेयर जो वाटर की होती है वो नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई स्टैंडिंग वाटर है, लेक का जो वाटर होता है वो स्टैंडिंग वाटर होता है, इस तरह से लेक का हमें वाटर देखने को मिलता है और इसमें हमें डिफरेंट लेयर देखने को मिलती है। अगर हम इन लेयरिंग की बात करें तो सबसे जो नीचे की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है हाइपोलिम्नियन, एंड देन उसके बीच की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन इसे कहा जाता है, एंड सबसे जो अपर लेयर होती है दैट इज एपिलिम्नियन। इस तरह से ये 3 लेयर हमें देखने को मिलती है। ये जो टेम्परेचर की जो लेयरिंग होती है या थर्मल जो स्ट्रैटिफिकेशन होती है, ये सीजन के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो हमारे पास 4 सीजन होते हैं, दैट इज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। विंटर की अगर हम सबसे पहले अगर बात करें विंटर की, तो विंटर में हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है, मतलब कि विंटर में लेयरिंग प्रेजेंट होती है। समर की अगर हम बात करें तो उनमें भी स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है, लेयरिंग होती है। लेकिन स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन जो होता है उसमें हमें लेयरिंग नहीं देखने को मिलती है, नो स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें ओवरटर्न होता है। मतलब कि पानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से ओवरटर्न जो है वो होने की वजह से यहाँ हमें लेयरिंग फिर नहीं देखने को मिलती है। तो ओवरटर्न देखने को मिलता है ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन में। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के जो टाइम होता है उसमें हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है, एपिलिम्नियन जो लेयर होती है वहाँ टेम्परेचर जो है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कोल्डेस्ट वाटर इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें आइस की फॉर्मेशन जो है वो होती है। देन इसके बाद जो मेटालिम्नियन रीजन होता है उसमें 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, एंड हाइपोलिम्नियन में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वार्मेस्ट जो वाटर होता है वो हमें हाइपोलिम्नियन रीजन पे देखने को मिलता है। विंटर के बाद नेक्स्ट सीजन हमें देखने को मिलता है स्प्रिंग सीजन। और स्प्रिंग सीजन में क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो जो कोल्डेस्ट वाटर होता है वो इस तरह से मूव करने लगता है और मेटालिम्नियन का वाटर ऊपर की तरफ, इस तरह से टर्न ओवर हमें फिर देखने को मिलता है ड्यू टू आइस मेल्टिंग। तो आइस मेल्टिंग होती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, एंड इसमें हमें फिर स्ट्रैटिफिकेशन नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट सीजन की बात करें दैट इज द समर सीजन। समर सीजन में फिर से हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एपोलिम्नियन जो रीजन होता है वो यहाँ पे वार्मेस्ट फिर देखने को मिलता है। सबसे गर्मियों के टाइम जो होगा तो एपोलिम्नियन का जो वाटर लेवल होगा, उसका जो पानी होगा वो हमें गर्म देखने को मिलेगा, एंड मेटालिम्नियन में मिक्स्ड वाटर होगा, एंड हाइपोलिम्नियन में कोल्डेस्ट वाटर देखने को मिलता है। तो इस तरह से फिर से हमें लेयरिंग देखने को मिलती है ड्यूरिंग द समर। देन इसके बाद सीजन आता है दैट इज द ऑटम सीजन, जिसमें कि ओवरटर्न हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद फिर से इनमें हमें ओवरटर्न देखने को मिलता है एंड नो स्ट्रैटिफिकेशन, तो लेयरिंग जो है फिर इसमें नहीं देखने को मिलती है। नोट में हम लर्न करेंगे लेक विच शो ट्वाइस स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसी लेक जिसमें 2 बार हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिले एंड 2 बार ओवरटर्न देखने को मिले, उस तरह की लेक को कहा जाता है डाइमिक्टिक लेक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास इकोसिस्टम होता है दैट इज द मेराइन इकोसिस्टम। इन मेराइन इकोसिस्टम में बिलोंग करता है ओशन एंड सी इकोसिस्टम, इसमें आते हैं। अगर हम ओशन की बात करें तो इस तरह से हमारे पास ओशन का रीजन होता है, और जो ओशन का जो रीजन होता है जहाँ पर ये सैंड के साथ अटैच्ड होता है या मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी जोन की बात करें तो हमें इसमें देखने को मिलती है फर्स्ट दैट इज इंटरटाइडल जोन। जिस तरह से हमें लिमेंटिक इकोसिस्टम में लिटोरल जोन देखने को मिलती है किनारे में, इसी तरह मेराइन इकोसिस्टम में जो किनारे की जोन होती है, सी के शोर की तरफ जो जोन होती है उसे कहा जाता है इंटरटाइडल जोन, और किनारे से 200 मीटर दूर जो जोन होती है दैट इज द निरेटिक जोन, उसे कहा जाता है निरेटिक जोन। तो किनारे से ये दूर होती है, एंड इसकी जो डेप्थ होती है 200 मीटर इसकी डेप्थ होती है, किनारे से 200 मीटर ये दूर होती है। नेक्स्ट जोन की बात करें दैट इज द ओशियन जोन। ये जो ओशियन जोन होती है ये हमें देखने को मिलती है डीप वाटर में। निरेटिक और ओशियन जोन को मिलाकर जो ओपन जोन बनती है उसे कहा जाता है पेलेजिक जोन। पेलेजिक जोन जो होती है वो ओपन ओशन में हमें देखने को मिलती है। एंड ओशन जोन में फर्दर हमें डिफरेंट जोन्स देखने को मिलती हैं जहां सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है, या सनलाइट जोन जिसे कहा जाता है दैट इज द एपीप्लेजिक जोन। फर्स्ट हमें देखने को मिलती है एपीप्लेजिक जोन, एंड सेकेंड इज द मीजोप्लेजिक जोन। मीजोप्लेजिक जोन जो होती है दैट इज 200
टू 1000 मीटर दूर ये डेप्थ में हमें देखने को मिलती है। ट्यूलाइट जोन इसे कहा जाता है। थर्ड हम बात करते हैं, दैट इज द बैथीपेलेजिक जोन। इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। 1000 टू 4000 मीटर ये जोन होती है और यहाँ पर लाइट जो है वो पेनेट्रेट फिर नहीं करती है। फोर्थ जोन इज द एब्साइल जोन। 4000 टू 6000 मीटर डेप्थ में ये हमें देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट जोन इज द हेडल जोन। हेडल जोन जो होती है इन द ओशन, जो ट्रेंचेस होती हैं, ये जो दरारें होती हैं ओशन में, उनमें हमें देखने को मिलती है जोन, उसे कहा जाता है हेडल जोन। बियॉन्ड 6000 मीटर, 6000 के नीचे जितनी भी डीपेस्ट ये है उसे हम कहते हैं हाइडल जोन। एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन जो है ये हाइडल जोन होती है। और यहाँ के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 1000 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ टेम्परेचर देखने को मिलता है। और इसकी डेप्थ की बात करें 1000 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ देखने को मिलती है। नोट में हम याद रखेंगे जो मेरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन की, वो डीपेस्ट लोकेशन ऑफ अर्थ जो है वो होती है 1000 किलोमीटर जो है वो डीप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज़ हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। ये ओनली इकोसिस्टम है विच इज़ नॉट ड्राइवन बाय द सोलर एनर्जी। ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसको सोलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये चलता है बायो जियोकेमिकल एनर्जी से, दैट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल से ये चलता है। और अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ ये प्रेजेंट होता है, तो ये हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम फाउंड इन द फ्लोर ऑफ ओशन में ये प्रेजेंट होता है। जो ट्रेंचेस होती हैं, दरारें होती हैं ओशन में, उनमें ये इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, सम एक्सट्रीम ऑर्गेनिज्म लाइक कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या लिथोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इसमें होते हैं, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलती हैं। सम ट्यूब वॉर्म इसमें प्रेजेंट होती है। ट्यूब वॉर्म का मतलब है जिनमें माउथ एंड एनस ही प्रेजेंट है, उस तरह के वॉर्म जो हैं इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इस तरह से हमें ओशन में जो ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं, इस तरह से ये ट्रेंचेस होती हैं। और ट्रेंचेस में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस ओशन की क्रस्ट में अगर वाटर जो है वो प्रेजेंट है और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो भाप ये बनता है वो इस तरह से ब्लैक स्मोक की हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से चिमनी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। और इस स्ट्रक्चर के फॉर्म होने की वजह से जो प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल है वो होते हैं, और ये मिनरल जो है इस तरह से इस जोन पे हमें देखने को मिलते हैं, और इस जोन को कहा जाता है वेंट इकोसिस्टम। इस तरह से हाइड्रो वेंट इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिससे क्योंकि ये गर्म होता है तो इसे हॉट हाइड्रो का मतलब है वाटर की वजह से, एंड थर्मल ये गर्म होता है, और इस तरह से वेंट की फॉर्मेशन इस इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, इसलिए इस इकोसिस्टम को कहा जाता है हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। इस सिस्टम को फिर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कोरल रीफ इकोसिस्टम। जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है फाउंड इन द मेराइन इकोसिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। फाउंड इन द ओशन फ्लोर नियर द शोर, किनारे के पास में ओशन में हमें ये देखने को मिलता है कोरल रीफ। कोरल रीफ जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। कोरल जो होते हैं ये क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा से। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का इनका एक्सोस्केलेटन होता है, एंड ये मेराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो कोरल जो हैं इस तरह से होते हैं, एंड जो एल्गी होती है उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं कोरल, और इसमें एल्गी होती है जूजेंथली एल्गी। जो डाइनोफ्लैजलेट होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं कोरल के साथ, एंड फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ होती है। कोरल रीफ जो होती हैं वो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। ये रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम कोरल रीफ की बात करें फर्दर, हमें ये 3 तरह के देखने को मिलते हैं। तो टाइप ऑफ कोरल रीफ की अगर बात करें तो 3 तरह के कोरल रीफ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द फ्रिंजिंग कोरल रीफ, जिसे शोर रीफ कहा जाता है। इस तरह से जो ओशन होता है उसके नियर द कोस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि किनारे के पास में ये देखने को मिलते हैं, अराउंड द आइलैंड ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार रीफ ऑफ इंडिया जो है वो फ्रिंजिंग कोरल रीफ का एग्जांपल है। सेकेंड हम बात करते हैं, दैट इज बैरियर कोरल रीफ। जो बैरियर कोरल रीफ होती है फाउंड अवे फ्रॉम द शोर, किनारे से दूर हमें ये देखने को मिलते हैं, और इसमें एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ वर्ल्ड भी है। तो ये बैरियर रीफ का एग्जांपल है। थर्ड हम बात करते हैं, दैट इज एटॉल कोरल रीफ। इसे हम हॉर्स शू शेप भी कहते हैं। ये बनता है ड्यू टू
श्रिंकिंग ऑफ आइलैंड सराउंडिंग बाय द फ्रिंजिंग रीफ। जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं वो जब सिंक कर जाते हैं सी में, उसके बाद जब ये निकलते हैं उनसे जो फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज एटॉल कोरल रीफ की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जो लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ इंडिया है वो भी एटॉल कोरल रीफ का ही एग्जाम्पल है। इस तरह से ये कोरल रीफ हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज वेटलैंड इकोसिस्टम। एंड वेटलैंड इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जो कि सैचुरेटेड होता है पानी के साथ, आइदर परमानेंटली और टेम्परेरी। वाटर सोर्स इसमें या तो रेन वाटर होता है या ग्राउंड वाटर होता है। 80 वेटलैंड हैं प्रेजेंट इंडिया में, टोटल 80 जो हैं वो वेटलैंड इंडिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। ये रामसर कन्वेंशन भी वेटलैंड कन्वेंशन है जिसको किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड को बचाने के लिए कन्वेंशन की गई थी। 1971 में रामसर सिटी ऑफ ईरान में इसे किया गया था और वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फेब को। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ वेटलैंड। तो वेटलैंड जो है वो वेरियस टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। मार्शेस होते हैं, स्वैम्स होते हैं, बॉग्स होते हैं एंड फेंस होते हैं। मार्शेस की बात करें तो मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड जो है ये होता है, इसमें ग्रासेस एंड फ्लोटिंग प्लांट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे ग्रास वेटलैंड कहा जाता है। एंड स्वैम की बात करें तो फॉरेस्ट जो वेटलैंड होता है या ट्री जो इसमें डोमिनेंट होते हैं उसे कहा जाता है स्वैम। नेक्स्ट अगर बॉग्स की बात करें, इसमें मॉसेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्फेगनम है वो देखने को मिलता है। जो एसिडिक सॉइल में जो मॉसेस ग्रो करते हैं इसमें सोर्स ऑफ वाटर जो है इनमें रेन वाटर होता है। एंड फेंस की बात करें ये भी मॉसेस ही होते हैं, लेकिन ये सॉइल अल्कली वाटर या अल्कली सॉइल में, बेसिक सॉइल में ये ग्रो करते हैं। इनमें सोर्स ऑफ वाटर भी ग्राउंड वाटर होता है, तो ये भी मॉसेस ही हैं। बॉग्स एंड फेंस जो हैं दोनों मॉसेस होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम कलेक्टिवली पीटलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इकोसिस्टम की बात करें दैट इज द मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव जो इकोसिस्टम होता है प्रेजेंट इन द मार्शी एरिया में ये प्रेजेंट होता है या सॉल्टी एरिया में ये प्रेजेंट होता है। इसमें जो प्लांट ग्रो करते हैं दैट इज द सॉल्ट को जो टॉलरेट करने वाले प्लांट होते हैं दैट इज हेलोफाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैंग्रोव प्लांट है, इस तरह से ये एक मैंग्रोव प्लांट है और ये इस तरह से दलदल में ग्रो कर रहा है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो हमें अपरली देखने को मिलती हैं, जिनमें कि अपर ये ग्रो करती हैं तो इनमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है एंड नेगेटिव ये जियोट्रॉपिक होते हैं। ग्रेविटी के अपोजिट होती हैं तो इनमें नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। और इस तरह से इनमें प्रोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम निमेटोथोड्स या लेंटिसेल्स कहते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और अगर हम इसके एक फीचर की बात करें तो इसमें जो फ्रूट प्रेजेंट होता है उसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो इनसाइड द फ्रूट के अंदर जो सीड है उससे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब ये प्लांट पे, पेरेंट प्लांट पे ये फ्रूट प्रेजेंट है तभी ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है एंड देन इसके बाद ये फॉल ऑफ करता है और ये फिर ग्रो करता है। तो इस तरह की प्रोसेस को कहा जाता है विविपेरिटी। प्रिकॉशियस जर्मिनेशन इसे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट ऑन द पेरेंट प्लांट, दैट इज नोन एज प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। तो ये हमें मैंग्रोव प्लांट्स पे देखने को मिलती है। और मैंग्रोव प्लांट्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल है राइजोफोरा जिसे रेड मैंग्रोव कहा जाता है। कीस्टोन स्पीसीज होती है ये सुंदरबन डेल्टा की। नेक्स्ट इज हेरिटेरिया जिसे सुंदरी प्लांट कहा जाता है। एविसिनिया जिसे ग्रे मैंग्रोव कहा जाता है एंड सोनरेशिया, ये मैंग्रोव प्लांट के एग्जाम्पल हैं। एंड थर्ड इकोसिस्टम दैट इज द यूस्ट्रीज, जो ट्रांजिशन जोन होती है बिटवीन द रिवर एंड सी, जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर मिलते हैं उसे कहा जाता है यूस्ट्री। तो ये था हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।